Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Indian Express news and editorial analysis of 1st of January 2023. तो गाइज आज है तारीख 1 जनवरी 2023। देखेंगे आज के इंडियन एक्सप्रेस कंप्लीट न्यूज़पेपर को और कंप्लीट न्यूज़पेपर का एनालिसिस हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपको पता होगा रोज़ाना मॉर्निंग में आपको ये वीडियो मिल जाता है सुबह 5 बजे और अब से वीडियो रेगुलर मिला करेगा। पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मेरा पर्सनल काम था जिसकी वजह से इस वीडियो को मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था, बट अब से हम लोग यहाँ पर इस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं और डेली बेसिस पर हम लोग अपने इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल और केवल ना इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट और भी सोर्सेस हैं जैसे हमारा PIB हो गया, डाउन टू अर्थ हो गया, लाइव मिंट हो गया, उनके भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का प्रॉपर एनालिसिस आपको यहाँ पर मिलेगा विद द स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि जो भी मैं आपको बताऊंगा उसमें सवाल कैसे बन सकता है वो भी चीज़ आपको पता चलेंगी। और वीडियो के लास्ट में हमेशा प्रीलिम्स रैपिड फायर की सीरीज रहेगी, यानी कि प्रीलिम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोग यहाँ पर सॉल्व करके अपनी प्रीलिम्स को जो भी प्रैक्टिस है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे सेशन में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का PDF चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना टेलीग्राम और वहां से जाकर इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर जाकर सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन UPSC लिखना है, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, वहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। बाकी हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को। साल 2023 हो चुका है स्टार्ट, आज यहाँ पर पहली तारीख है। कल मॉर्निंग में द हिंदू के वीडियो में मैंने एक छोटा सा मजाक कर दिया था कि अब वीडियो नहीं आएगा, तो काफ़ी सारे लोग डर गए थे। मतलब ऐसे ही छोटा सा मजाक था यार, ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग साथ में इतनी लंबी जर्नी को पूरा कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पे 2020 से कई सारे लोग मेरे साथ में जुड़े हुए थे। 2020 उन्होंने मेरे साथ में पूरी तरह से निकाला, फिर 2021 निकाला, फिर 2022 भी पूरा निकाला और अब यहाँ पर 2023 के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ को कंज्यूम करते हैं, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट जो भी न्यूज़ है उन सबको यहाँ पर सुनते हैं रोज़ाना के बेसिस पर। कई सारे लोग यहाँ पर इस चैनल पर जुड़े हुए हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि UPSC बाकी सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर कोई प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, बस खाली यहाँ पे उनको न्यूज़ सुनना होता है। तो बिल्कुल फैक्ट के साथ में वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। तो आप सभी लोगों को वापस बोलता हूँ हैप्पी न्यू ईयर और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करो। मैं यही चाहूँगा कि इस साल जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपको एग्जामिनेशन क्रैक करना है, वो सब आप कर पाओ और डेफिनेटली कर पाओगे। ऐसा होना ही है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। काफ़ी सारे लोग रोज़ाना सुबह बहुत जल्दी उठकर इन वीडियोज़ को देखते हैं और 2023 से जो भी यहाँ पर अपना शेड्यूल वगैरह, यार मैं वही बोलूँगा कि अपनी जो प्लानिंग है, मैं हमेशा एक चीज़ के ऊपर फोकस करता हूँ, वो है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके लाइफ के अंदर। अगर मैं खुद प्लानिंग करके ना चलूँ तो मैं सारे काम नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर मैं अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपसे बता सकता हूँ। तो अपना 2023 का रेजोल्यूशन प्लान क्या होने वाला है ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो। क्या क्या इस साल यहाँ पर आप करने वाले हो। पिछले साल में आपने जो भी गलतियाँ करी हैं प्लीज़ उस चीज़ को ना दोहराना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इंसान ना बेहतर तभी होता है जब वो अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराता है। आपने लाइफ में ये चीज़ सीख ली कि हाँ मैंने ये गलती करी थी और वो गलती आप वापस से नहीं दोहराओगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, साथ ही साथ में आपको यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा बेस्ट पर्सन बनाकर निकलेगी। हमेशा कोशिश यही करना कि जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं मैं उस चीज़ को ना दोहराऊँ। लेकिन यहाँ पे होता यह है कि हमें पता है कि हम ये काम गलत है, हम वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर दिया जाता है ना। तो ऐसा ना करना और टाइम वेस्ट से बिल्कुल बचो। आपका जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करना, कहीं पर भी टाइम वेस्ट ना करना, क्योंकि जब भी टाइम वेस्ट करो तो यहाँ पर अपनी फैमिली के बारे में सोचना। क्योंकि हर एक परिवार के अंदर देखो यार एक ही इंसान होता है जो कि पूरी कहानी को पलट देता है, ऐसा हर एक फैमिली के अंदर होता है। तो आपको यहाँ पर वो व्यक्ति बनकर आना है, यानी कि जो पूरी कहानी पूरे परिवार की पलटनी है। पूरे परिवार को यहाँ पे नई नई चीज़ें ला कर देनी है। मतलब जो भी उन्होंने सपने देखे उनके सपने पूरे करने हैं, खासकर अपने माता पिता के। तो उनके बारे में सोचो, आगे ग्रो करते रहो, टाइम वेस्ट ना करो और लाइफ में फोकस रहो। एक साल की मेहनत रहेगी और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करोगे, उसके बाद ज़िंदगी के अंदर बाकी मौज ही मौज है, ठीक है ना। मतलब मौज ऐसे नहीं कह सकते, काम तब भी करना है, बट फिर भी यहाँ पर आपका जो बेसिकली यहाँ पर गोल है ना वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और आप यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, रेगुलर बेसिस पर आप अपना गोल पूरा करते हो, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। बस मेरा पर्पज़ यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से यही है कि कई सारे जो एग्जामिनेशन है, सभी लोग जो है ना एग्जामिनेशन क्रैक करें इस चैनल से, और करंट अफेयर के लिए उनको कहीं पर भी कोई पैसा ना देना पड़े, कहीं पर भी कोई फीस ना देना पड़े। इन वीडियोस के माध्यम से वो अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएँ। और अब तो आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू दोनों ही वीडियोज़ मिल रहे हैं और दोनों ही वीडियोज़ के प्रॉपर एनालिसिस, PDFs वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। तो प्लीज़ आप जो है पूरी तरह से फोकस करके पढ़ाई करते रहो और लाइफ में
सक्सेसफुल हो, डेफिनेटली होगे। बाकी आज का मोटिवेशन क्या बोलता है, वैसे मोटिवेशन हो ही गया है। आप देखते हैं यहाँ पर आज का मोटिवेशन, साल बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती, ज़िंदगी बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। दोस्त ये बहुत अच्छी चीज़ है। साल बदल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। आप जो कल थे वो आज हो। करना क्या है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी है ना। मेहनत, बहुत तगड़ी मेहनत करनी है कि आप ऐसी मेहनत करो कि आपका बराबर वाला व्यक्ति जो देखे ना वो डर जाए कि अगर मैं ऐसी मेहनत कर ही नहीं सकता, और करूँगा तो मुझे यहाँ पर बहुत नुकसान होने वाला है, मतलब मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और आपकी तरह अगर मैं दौड़ा तो गिर जाऊँगा। इस प्रकार से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। और लाइफ में सभी चीज़ को अचीव करना है। और आपको ध्यान में रखना है कि बात करते हैं स्मार्ट वर्क की। स्मार्ट वर्क भी तभी होगा जब आपके पास में यहाँ पर हार्ड वर्क करने की एक क्षमता होगी, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क डेफिनेटली करना है। लाइफ के अंदर हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं काफ़ी सारे लोगों को देखता हूँ, सर डेली मोटिवेशन दिया करो। मैं डेली मोटिवेशन नहीं दे सकता यार, है ना। डेली मोटिवेशन की यहाँ पर जिस इंसान को ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ मुझे डेली मॉर्निंग में मोटिवेशन चाहिए वीडियोज़ के अंदर में, वो फिर यहाँ पर आगे क्या ही कर पाएगा, ठीक है। तो डेली मोटिवेशन कभी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट मत बनो। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, कभी कभी चीज़ें चलती हैं कि हाँ यार लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन आया हुआ है, अब थोड़ा सा यहाँ पे मोटिवेट होने की ज़रूरत है। तो उन चीज़ों को ऊपर ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को तब यहाँ पे अपने आप को मोटिवेट किया जा सकता है थ्रू दी मोटिवेशन। बट हमेशा मोटिवेशन लेना और उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना आपको कभी भी सफल नहीं बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना, आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन हो, आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, और जो भी आपने पहले गलतियाँ करी हैं वो गलतियाँ आप कभी भी लाइफ में ना दोहराओ। साथ ही साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना, माता पिता के हमेशा साथ रहो। माता पिता के साथ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में कोई हेल्प करे या ना करे, फैमिली में खासकर आपके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, हर जगह पर साथ खड़े रहने वाले हैं। ऐसा मेरे साथ भी बहुत होता है कि वैसे तो मेरा कोई वैसे दोस्त नहीं है, अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं, वैसे मैं पर्सनली बातें ज़्यादा करता नहीं हूँ, वैसे कोई भी मेरा दोस्त वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और एक आध थे तो यहाँ पर, वो भी टाइम के साथ में आपको पता होगा चीज़ें बदल जाती हैं। जब हम खुद ही टाइम नहीं दे पाते, जब मैं खुद अपने काम में लगा पड़ा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, जैसे कि मतलब कोई व्हाट्सएप हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो अभी मैं किसी से बातचीत भी नहीं करता, ठीक है। तो काफ़ी लंबे समय हो गया, मतलब दोस्त से बात करें तो बहुत लंबा समय हो चुका है। तो ऐसा कोई दोस्त वगैरह है नहीं, बस खाली लाइफ में जैसा कि जो भी कुछ हुआ दिन भर में वो सारी चीज़ें माता पिता के साथ में शेयर कर ली, वो भी अपने यहाँ पे किस्से सुना देते हैं। ऐसी ज़िंदगी यहाँ पर, मतलब इस चीज़ से मुझे खुशी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगी। थोड़ा सा जो मोटिवेशन है आप कह सकते हो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे ये ज़िंदगी में हेल्प करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बातें करने लगता हूँ। तो आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली आज हम कुछ नया डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज संडे है, मतलब इत्तेफाक से अब की बार 1 जनवरी को ही संडे हो गया है। तो आपको पता होगा कि संडे में हम लोग क्या कवर करते हैं। संडे में हम लोग कोई भी नया आर्टिकल नहीं पढ़ते हैं, संडे में रिवीजन ही करते हैं। तो बेसिकली हमने पिछले कुछ समय, पिछले 3-4 महीनों में रिवीजन वाला वीडियो भी बंद हो गया था, बट अब से, जैसे आज संडे है तो अब से हर संडे को आपको रिवीजन का वीडियो भी मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी, सर जो आप पहले पूरे सप्ताह का रिवीजन वीडियो दिया करते थे वो रिवीजन वीडियो वापस से स्टार्ट करिए। ठीक है जी, हमने यहाँ पर उस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। तो पिछले पूरे सप्ताह में, मैं आपको कहूँगा सप्ताह नहीं पिछले, क्योंकि पिछले पूरे सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी भी हो गई है, या फिर पिछले पूरे 10 दिन के अंदर जो भी हमारे न्यूज़ आर्टिकल्स, करंट अफेयर में जो भी यहाँ पर चीज़ें थी, वो सारी चीज़ों का रिवीजन आपका होने वाला है। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर चीज़ों को सुनना है, बहुत फटाफट, बहुत तेज़ी से मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ पिछले 10 दिनों का, ठीक है। रेडी हो? चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था इंडिया चाइनीज़ ट्रूप्स क्लैश के बारे में। आपको पता होगा रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश के अंदर में तवांग रीजन में इंडिया और चाइनीज़ सोल्जर्स के बीच में एक झड़प हो गई थी। तो जिसके बेसिस पर आप देखोगे हमने जो है चाइनीज़ सोल्जर्स को पीछे की साइड में ढकेल दिया, और इस प्रकार की झड़प लगातार होती रही है, जिसके चक्कर में इंडिया चाइना के रिलेशंस लगातार ख़राब होते हुए नजर आए। इवन आप देखोगे इससे पहले साल 2020 में गलवान वैली के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, इसी प्रकार का ये झड़प हुई थी। वहाँ पे हमारे काफ़ी जवान शहीद भी हो गए थे, हालांकि चाइना के काफ़ी सारे सोल्जर्स मारे गए थे। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि 2020 के बाद में अब 2022 में कुछ इस प्रकार का इंसिडेंट अभी दिसंबर में देखने को मिला था। 9 दिसंबर को ये इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद ये न्यूज़ आर्टिकल लगातार पब्लिश होना स्टार्ट हो गए थे। तो हम उसी चीज़ को समझेंगे, यहाँ पर चाइना की टैक्टिक्स को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट ये बेसिकली एडिटोरियल आया था हमारे इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, उस एडिटोरियल को मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश चाइना के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पीछे चाइना पड़ा हुआ है। देखो उससे पहले आपको जानना होगा LAC के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की,
तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वो पर्टिकुलर रीजन है जो कि इंडिया और चाइना को डिवाइड करता है। डिवाइड क्या करता है बेसिकली, आप देखोगे जैसे ये अक्साई चीन वाला रीजन है ना, अक्साई चीन वाला रीजन ये रेड कलर का पोर्शन है। अब ये जो रेड कलर का पोर्शन के पीछे आप देखोगे इधर तो इंडिया हो गया, और ये जो रीजन है ये भी भारत का ही है, लेकिन यहाँ पर इसको चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जा रखा है। ठीक है, तो वेस्टर्न सेक्टर में इस पर्टिकुलर रीजन में विवाद रहता है, यानी कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर देखोगे तो एक बहुत लंबा चौड़ा बॉर्डर है जो कि दोनों देश आपस में शेयर करते हैं। इस बॉर्डर के बीच बीच में कहाँ कहाँ पर विवाद रहता है, एक तो वेस्टर्न सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में 1570 किलोमीटर के बीच में इतने बड़े बॉर्डर एरिया में विवाद रहता है। फिर सेंट्रल सेक्टर में यहाँ पर विवाद रहता है, और फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, और रिसेंटली भी आपको पता होगा तवांग में, अरुणाचल प्रदेश में ही यहाँ पर ये झड़प भी हुआ था। ठीक है, यहीं पर आपको अरुणाचल प्रदेश की साइड में मैकमोहन लाइन देखने को मिलती है, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही होगी। ठीक है, बात यहाँ पर क्लियर हो गई। आगे आते हैं, ये आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के साथ में कौन कौन से स्टेट्स जो कि बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, इधर असम आ जाता है, इधर नागालैंड आ जाता है, ऊपर यहाँ पर तिब्बत आ जाता है जिसको यहाँ पे चाइना ने कब्जा रखा है। फिर इधर बताओ कौन सा देश है, कौन सा दूसरा देश है जो कि अरुणाचल प्रदेश के साथ में बाउंड्रीज को शेयर करता है, ज़रा उस देश का नाम बता दो। ठीक है, बात क्लियर हो गई, इतना हमने समझा। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश को इसलिए भी चाहता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंस बहुत लंबे समय से है। इंपॉर्टेंस लंबे समय से है, इसका क्या है मतलब निकलता है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर तवांग जो कि बेसिकली भूटान के साथ में भी बॉर्डर को शेयर करता है, तवांग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर में ही है। चाइना बोलता है कि जो तवांग है ना, या फिर पूरा चाइना इवन ये बोलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो बेसिकली कहीं ना कहीं तिब्बत का पार्ट हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तिब्बत का जब हिस्सा हुआ करता था तो चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना को मिल जाए। ठीक है ना, तो उसका फोकस हमेशा से ये रहता है, चाइना अरुणाचल प्रदेश, पूरे अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता हुआ है लंबे समय से। इवन आप देखोगे तवांग जो कि भूटान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ पर आपको गोल्डन नामगे लात्से, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है तिब्बतन बुद्धिज्म की। जो तिब्बतन बुद्धिज्म है ना, इनका दूसरा सबसे बड़ा मठ दुनिया में यहाँ पर तवांग में पाया जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा वाला है वो बेसिकली आपको पोटाला पैलेस देखने को मिलेगा लासा में, यानी तिब्बत में देखने को मिलेगा। तो तिब्बतन जो बुद्धिज़्म लोग वहाँ पे फॉलो करें, जो तिब्बतन बुद्धिज़्म लोग देखने को मिलेंगे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आज के समय पर आप देखोगे उनकी दो इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्रीज़ हैं, मठ हैं दुनिया भर में। एक तो यहाँ पर तवांग में है और एक यहाँ पर आपको लासा में देखने को मिलेगा, यानी कि तिब्बत वाले रीजन में। तो इस वजह से भी तवांग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है चाइना के लिए। चाइना क्लेम करता है कि ये जो मोनेस्ट्री है यहाँ पर इसका जो लिंक है वो तिब्बत से होता है। तो चाइना बार बार यहाँ पर यही वजह से क्लेम करता है, इस मोनेस्ट्री का यूज़ करते हुए बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना ये हमारा है और ये हमें रीजन मिलना चाहिए। फिर एक और यहाँ पर पर्टिकुलर रीज़न देखने को मिलेगा जिसकी वजह से चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वो यहाँ पर यह है कि तवांग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है तिब्बतन बुद्धिज़्म का। काफ़ी सारे तिब्बत का जो लोग हैं वो आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे और उनका कल्चरल कनेक्शन भी देखने को मिलेगा अरुणाचल रीजन से। ठीक है ना, इनफैक्ट यहाँ पर मोनपा ट्राइबल पॉपुलेशन, ध्यान रखना, ये बेसिकली एक आदिवासी ग्रुप है जो कि तिब्बतन बुद्धिज़्म को फॉलो करता है। और ये जो ग्रुप है ना ये तिब्बत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है, और ये यहाँ के इस ग्रुप पे कुछ लोग आपको अरुणाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कनेक्शन है तवांग और तिब्बत का। तो इस वजह से चाइना सोचता है कि कहीं आने वाले समय में तिब्बत को आज़ाद करने की, है ना, यहाँ पर जो शुरुआत है वो तवांग से ना हो जाए, यानी अरुणाचल प्रदेश से ना हो जाए। तो इस वजह से अरुणाचल प्रदेश को भी अपने हिस्से में जोड़ लिया जाए। तो ये बेसिकली यहाँ पर चाइना के कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में घुसने की कोशिश करता है। ये बेसिकली एक एडिटोरियल आया था जिसके बेसिस पर मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर समझाई थी। दूसरा आर्टिकल न्यूज़ में था रिसेंटली, वो है फैमिली पहचान पत्र फॉर जम्मू एंड कश्मीर रेसिडेंट्स। जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए एक फैमिली पहचान पत्र की शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। इस प्रकार का पहचान पत्र काफ़ी सारे स्टेट्स जो हैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे यूपी की बात करें चाहे राजस्थान की बात करें। अभी मैं आपको समझाऊंगा। देखो आपने यहाँ पर इस प्रकार के आधार कार्ड, पैन कार्ड्स, ये सब कुछ देखा है। ये फैमिली पहचान पत्र क्या है, ये पूरे परिवार का बनेगा। तो ये बेसिकली एक ऐसा आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसमें 8 डिजिट होंगी। आपने देखा होगा, आपका अगर किसी का पैन कार्ड होगा तो उस पर कुछ नंबर्स होते हैं, उसमें नंबर के साथ साथ अल्फ़ाबेट भी होते हैं, है ना। तो अल्फ़ाबेट और नंबर जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमरिक। तो जो ये फैमिली पहचान पत्र बनकर आएगा जम्मू एंड कश्मीर में लोगों का, पूरे परिवार का जो पहचान पत्र बनेगा, उस पहचान पत्र के अंदर 8 नंबर्स होंगे, 8 डिजिट होंगी, और उस डिजिट के अंदर में कुछ नंबर्स भी होंगे और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगी। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पूरे पर्टिकुलर फैमिली पहचान पत्र से पूरे परिवार को कई सारे फायदे यहाँ पर देखने को मिलेंगे,
है ना। ये जो कार्ड है, इस कार्ड के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होंगी, यानी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी उम्र के साथ साथ बेसिकली उनका नाम, उनकी क्वालिफिकेशंस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, ये सब कुछ यहाँ पर उस पूरे कार्ड के अंदर मेंशन होगा। उस कार्ड को लोगों के आधार कार्ड, बैंक अकाउंट से भी लिंक किया जाएगा। इंपॉर्टेंस यहाँ पर क्या है इसका? इंपॉर्टेंस यहाँ पर यह है कि इस कार्ड को इसलिए लेकर आया जा रहा है ताकि जो जम्मू एंड कश्मीर में जितनी भी स्कीम सरकार चला रही है उन स्कीम्स के फायदे फैमिली को प्रॉपरली मिलते रहें, पूरे परिवार को यहाँ पर प्रॉपरली जो फायदे हैं वो मिल जाएं। तो वेलफेयर स्कीम्स को प्रॉपरली प्रोवाइड करवाने के लिए यहाँ पर इसको लाया गया है। साथ ही साथ में जो खासकर यहाँ पे कुछ ऐसी स्कीम्स होती हैं जहाँ पर डायरेक्टली कुछ अमाउंट, कुछ पैसा यहाँ पे परिवार को दिया जाता है, कुछ ऐसी स्कीम्स भी होती हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है वो भी बेसिकली इस कार्ड को देखने के बाद यहाँ पर फैमिलीज़ को दिया जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो काम है, जब बाकी सारे जो सरकारी काम देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका राशन देना हुआ या बहुत सारी चीज़ें हुई, वो सब इस फैमिली आईडी कार्ड से लिंक कर दिया जाएगा। तो लोगों के पास में फैमिली आईडी कार्ड होना आने वाले समय में ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर भी इस प्रकार से परिवार पहचान पत्र देखने को मिलेगा, जिसको हम पीपीपी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पर बताया गया। हालांकि यहाँ पर इसका थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है। क्रिटिसिज्म यह है कि ओपोजिशन पार्टी का कहना यह है कि देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है ना, जब पहले से लोगों के पास में आधार कार्ड है तो इसको क्या लाने की ज़रूरत है, यहाँ पे कहीं ना कहीं टाइम बर्बाद किया जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। बाकी कई और राज्य हैं जहाँ पर ऑलरेडी इस प्रकार का सिस्टम है, जैसे पंजाब के अंदर इस प्रकार का सिस्टम है। पंजाब के अलावा आप देखोगे राजस्थान के अंदर भी है, जन आधार योजना करके यहाँ पर आपको राजस्थान में भी ये पर्टिकुलर जो फैमिली पहचान पत्र है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आर्टिकल न्यूज़ में था। अगले आर्टिकल में बात की गई है नियर अर्थ एस्टेरॉइड रायुगु के बारे में। तो ये क्या है, आओ यहाँ पर इसको समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो एस्टेरॉइड होता है, पहले एस्टेरॉइड क्या होता है इसको बताता हूँ, फिर आगे कहानी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। एस्टेरॉइड को हम लोग बोलते हैं माइनर प्लैनेट, है ना। एस्टेरॉइड को माइनर प्लैनेट भी बोला जाता है। एस्टेरॉइड की जो शेप्स है वो अलग अलग होती हैं। अब ये क्या है, देखो अंतरिक्ष में बहुत सारे इस प्रकार के रॉकी पार्टिकल से, कंकड़ के टुकड़े हैं, इसी को हम लोग एस्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब कई प्रकार के एस्टेरॉइड होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारी पृथ्वी के कुछ पास में होते हैं, जो पृथ्वी के पास में होते हैं ना उसको हम लोग नियर अर्थ एस्टेरॉइड बोलते हैं। अब जो ये वाला एस्टेरॉइड है जिसको हम लोग रायु के नाम से जान रहे हैं, ये भी नियर अर्थ एस्टेरॉइड है, यानी कि बिल्कुल पृथ्वी के पास में ही देखने को मिलता है। तो ये न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर एस्टेरॉइड का एक जो सैंपल है वो हम पृथ्वी पर लेकर आए थे साल 2020 में। कौन लेकर आया था? जापान। जापान की जो स्पेस एजेंसी है, इन्होंने एक मिशन चलाया। उस मिशन के माध्यम से यहाँ पर उस एस्टेरॉइड का जो सैंपल है, रायुगु का जो सैंपल है, वो पृथ्वी पर लेकर आए। इनका मानना यहाँ पर यह है कि एस्टेरॉइड के सैंपल से हम कई सारी बातें पता लगा सकते हैं, कैसे पृथ्वी बनी है उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट्स यहाँ पे इस एस्टेरॉइड के अंदर देखने को मिलते हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर में है। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो रायुगु को बेसिकली यहाँ पर डिस्कवर किया गया था 1999 में बाय द लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉइड रिसर्च सेंटर। तो लीनियर प्रोजेक्ट के थ्रू यहाँ पर बहुत लंबे समय पहले 1999 में आप कह सकते हो यहाँ पे एस्टेरॉइड रायुगु को यहाँ पे खोज लिया गया था। ठीक है, तो ये जो एस्टेरॉइड है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 900 मीटर के आसपास का देखने को मिलता है। इसका सैंपल का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं और सैंपल से पता लगा सकते हैं कैसे पृथ्वी बनी है, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर एलिमेंट्स यहाँ पर एस्टेरॉइड के अंदर जो पाए गए हैं वही सिमिलर एलिमेंट्स हमारी पृथ्वी के अंदर में है। इस वजह से ये एस्टेरॉइड लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलो जी, एस्टेरॉइड क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। एस्टेरॉइड के कुछ क्लासिफिकेशन है, ये और ज़रूर ध्यान रखना। देखो, एक होता है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, और एक होता है ट्रोजन, और एक होता है नियर अर्थ एस्टेरॉइड। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं सर, इसको समझते हैं। ये आपको सोलर सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये सौर मंडल में आप देखोगे तो सौर मंडल में यहाँ पर जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो ये नज़र आएगी। ठीक है ना, ये एस्टेरॉइड बेल्ट है। अब ये एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, कहाँ पे होती है, तो ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पे सौर मंडल को देखते हो तो वीनस, मरकरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे के सारे इस प्रकार से ग्रह लाइन से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो ये मार्स है ना और जुपिटर है, मार्स और जुपिटर के बीच में इसी प्रकार के कंकड़ के जो टुकड़े हैं, रॉकी पार्टिकल्स हैं, इनका पूरा का पूरा एक बेल्ट बना हुआ है। इसको हम मेन एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट क्या है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है। बात क्लियर हो गई। फिर कुछ होते हैं, कुछ और प्रकार के एस्टेरॉइड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोजन्स। ट्रोजन्स क्या होते हैं, आओ मैं ये दिखाता हूँ। जुपिटर जिस ऑर्बिटर घूम रहा होता है ना, उस ऑर्बिट पर जुपिटर के आगे पीछे भी कुछ यहाँ पर एस्टेरॉइड्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसको हम लोग ट्रोजन्स बोलते हैं। तो ट्रोजन्स कहाँ होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होती है ये समझ में आ गया। तीसरे होते हैं नियर अर्थ एस्टेरॉइड। नियर अर्थ एस्टेरॉइड वो एस्टेरॉइड्स होते हैं जो कि बेसिकली पृथ्वी के बिल्कुल पास में होते हैं या पास से गुजर रहे होते हैं।
ठीक है, तो ये 3 प्रकार के एस्टेरॉइड्स होते हैं। बात क्लियर हो गई। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड मंकी डे के बारे में। तो आपको पता होगा हर साल 14 दिसंबर को वर्ल्ड मंकी डे हम लोग दुनिया भर में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप कहोगे ऐसा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मंकीज डे को सेलिब्रेट करने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है ताकि हम बंदरों के बारे में जानकारियाँ, इनके बारे में एक अवेयरनेस, जागरूकता फैला सकें। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो जानवरों के बारे में जानकारी, मतलब बंदरों के बारे में जानकारियाँ, ऐसा क्यों? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो मंकीज़ है ना, ये मंकीज़ यहाँ पर बेसिकली इनको हम लोग सिमियंस के नाम से भी जानते हैं और पूरे दुनिया भर में आपको मंकीज़ देखने को मिलेंगे। और मंकी की जो प्रजातियां हैं, 250 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। इनकी जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका और एशिया के अंदर भी देखने को मिल जाती है। मंकी हमेशा 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। एक कैटेगरी होता है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ का और दूसरा कैटेगरी होती है न्यू वर्ल्ड मंकीज़ की। तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ और न्यू वर्ल्ड मंकीज़ कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, ये आपको यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के मंकीज़ देखने को मिल रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ की, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ जो है अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं और जो न्यू वर्ल्ड मंकीज़ है ये आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। हालांकि यहाँ पे पुराने वाले बंदर और नए वाले बंदर में, नए समय के बंदर में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है? साइज़ का डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, आप समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे जो मंकीज़ है ना, कई मंकीज़ होते हैं उनका जो साइज़ है वो काफ़ी बार देखोगे इस प्रकार से, यहाँ पर काफ़ी छोटे साइज़ के भी होते हैं, मतलब एक उंगली के ऊपर ही बैठा हुआ है बंदर। और एक होता है बंदर जो कि बहुत बड़े साइज़ का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैंड्रिल। क्या बोलते हैं? ये वाला जो बंदर है ये मैंड्रिल कहलाता है। यहाँ पर इसके बारे में मेंशन भी है, मैंड्रिल। ठीक है ना, ये हो गया मैंड्रिल जिसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। और एक होता है बहुत छोटा सा, ठीक है ना, जिसका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पिग्मी मार्मोसेट। जो पिग्मी मार्मोसेट है वो आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली एक उंगली के बराबर बंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको इन मंकीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज़ यानी पुराने वाले जो बंदर है वो इस प्रकार से ये देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे आयुषन स्टेटस ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं बंदरों की, तो मैंने आपको बोला था ये कुछ इस प्रकार के बंदर हैं जो कि पिछले 1 साल में न्यूज़ में बने हुए हैं। तो इस पर्टिकुलर जो पिक्चर है ना, इसको डाउनलोड कर लेना, ये आपको हेल्प करेगा। ये सारे बंदर न्यूज़ में बने हुए हैं। जैसे वेस्टर्न चिंपैंजी का आयुषन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि खतरे में है। फिर उसके बाद में रोलोवा मंकी, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। लायन टेल्ड मकाऊ एंडेंजर्ड, डायना मंकी एंडेंजर्ड, लॉन्ग टेल मकाऊ एंडेंजर्ड, गीज गोल्डन लंगूर जो कि आपको पिक्चर में दिख रहा है एंडेंजर्ड। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका आयुषन स्टेटस ध्यान में रखना है। ये पिछले 1 साल के बंदरों हैं जो कि यहाँ पे न्यूज़ में बने हुए हैं और उनका आयुषन स्टेटस क्या बोलता है वो आपने ध्यान में रखना है। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है स्टील एल्यूमिनियम के बारे में। बेसिकली ये एक एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया था इंडियन एक्सप्रेस का, आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या बात यहाँ पर की गई थी मैंने आपको यहाँ पर समझाता हूँ। जब हम लोग बात करते हैं स्टील और एल्यूमिनियम की, तो इनका व्यापार होता है बहुत सारा, और काफ़ी सारा जो स्टील एल्यूमिनियम है वो हमारा जो देश है इंडिया जो है वो बेचता है यूएसए को, और कई सारी कंट्रीज़ भी यहाँ पे यूएसए को बेचती हैं। पिछले कुछ समय में लगभग साल 2018 में यूएसए ने एक फालतू का स्टेप उठाया। क्या स्टेप उठाया? यूएस ने क्या किया कि साल 2018 में जो स्टील और एल्यूमिनियम है इसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़ा दी। यानी कि यूएसए इन सामान को इंपोर्ट कर रहा है अपने यहाँ पर, और इंपोर्ट करने पर क्या करेगा, जब वो इंपोर्ट करता है ना तो उसके ऊपर जो चार्ज लगा दिए वो चार्ज को बढ़ा दिए गए। तो 25% और 10% की यहाँ पर ड्यूटी लगा दी गई। 25% स्टील के ऊपर लगा दिया, 10% एल्यूमिनियम के ऊपर लगा दिया। तो ये बेसिकली चार्ज लगाने की वजह से जो सामान है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। अब दुनिया भर के जो एक्सपोर्टर्स जैसे कि इंडिया से काफ़ी सारे लोग एक्सपोर्ट किया करते थे, उनको काफ़ी घाटा होने लगा क्योंकि ये सामान अमेरिका में बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। ठीक है ना, तो इसी के रिटेलिएशन में, क्योंकि ये शुरुआत अमेरिका ने करी थी, तो इसी के बदले में इंडिया ने भी क्या किया, अमेरिका के कई सारे सामान जैसे वहाँ का बादाम, वॉलनट, आयरन, स्टील आइटम्स, जितनी भी चीज़ें थी इसके ऊपर भी यहाँ पर हम लोगों ने भी इस प्रकार के इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया। लेकिन ये शुरुआत अमेरिका की साइड से की गई थी। फिर दोनों ने मिलकर बैठकर बातचीत करी। बातचीत करने के साथ साथ हमने फोकस किया कि किस प्रकार से मैटर को सुलझाया जा सकता है। लेकिन ये मैटर सॉल्व तो नहीं हुआ, तो उसके बाद में ये मैटर पहुंचता है WTO के अंदर में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली यहाँ पर इस पर्टिकुलर मैटर को देखते हुए ये बोला कि देखो जो अमेरिका कर रहा है ना वो बेसिकली बिल्कुल गलत है, ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ जा रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के सपोर्ट में नहीं है। तो ये बात यहाँ पे WTO ने बोल दी थी। ये था पूरा मामला। अब थोड़ा WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO क्या है? WTO बेसिकली एक जेनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। 164 मेंबर इसके देखने को मिलते हैं। इंडिया भी यहाँ पर इसका मेंबर है। WTO से पहले GATT हुआ करता था, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। GATT को खत्म करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है।
क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे डब्ल्यूटीओ के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। आगे आते हैं, इसमें अलग अलग बॉडीज़ है, जैसे डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो कि विवाद को देखने का काम करती है, दुनिया भर में व्यापार को लेकर कंट्रीज़ के बीच में जो विवाद हो जाते हैं ना, उनको देखने का काम यहाँ पर डब्ल्यूटीओ का होता है। तो डब्ल्यूटीओ ने अभी ये बात बोलते हुए बोला है कि देखो अमेरिका का ये बिल्कुल गलत स्टेप है। अमेरिका यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ज़बरदस्ती की इम्पोज जो ड्यूटीज़ है वो इम्पोज कर रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में जो मार्केट है वो अफेक्ट हो रहा है। हालांकि यहाँ पे अमेरिका इस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है, तो अपने आप में जो डिस्प्यूट है वो बरकरार है। डब्ल्यूटीओ इस मैटर को अभी के समय पर देख रहा है। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि भारत ने जो ओआईसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी निंदा करी है, खासकर इनके सेक्रेटरी जनरल की। हुआ क्या यहाँ पर, ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, आपको यहाँ पर इस वर्ड से समझ में आ ही रहा होगा, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उन्हीं का ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है। तो ओआईसी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनका नाम क्या है, हिसैन ब्राह्मण ताहा, ये नए सेक्रेटरी हैं। तो रिसेंटली यहाँ पर ये पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर कश्मीर को लेकर ये मुद्दा उठा देते हैं, बोलते हैं कि कश्मीर के लिए एक नई प्लानिंग हम लेकर आएंगे। तो ये होते कौन है? इनके रिस्पॉन्स में इंडिया ने निंदा करी है ओआईसी की और बोला है कि ओआईसी अपनी क्रेडिबिलिटी को खो रहा है, ओआईसी यहाँ पे गलत काम कर रहा है, ये बेसिकली एक इंटरनल मैटर है, हम इसको खुद देख लेंगे, ये पाकिस्तान इंडिया का मैटर है, हम कश्मीर के मुद्दे को खुद हैंडल कर लेंगे, इसमें ओआईसी बीच में आने वाला कौन है? तो ये इस वजह से यहाँ पर ओआईसी रिसेंटली न्यूज़ में था। तो ओआईसी क्या है, थोड़ा इसके बारे में जान लो। इसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से, सॉरी कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें लगभग 57 कंट्रीज़ आती हैं, है ना। खासकर यहाँ पे मुस्लिम कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट ओआईसी को बोला जाता है कि ओआईसी मुस्लिम वर्ल्ड की आवाज़ है। देन उसके बाद में ओआईसी का एक परमानेंट हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जेदा, यानी सऊदी अरेबिया के अंदर में, ठीक है। बात क्लियर हो गई। इंडिया के जो रिलेशनशिप है ओआईसी के साथ में वो इतने ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं, क्योंकि आप देखोगे ओआईसी का जो 45वां सेशन था ना, साल 2018 में हुआ था, वहाँ पर बांग्लादेश ने एक सजेशन दिया कि भारत को भी ओआईसी का एक ऑब्जर्वर स्टेटस बना लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए बोला नहीं, हम इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस नहीं बनाएंगे। अब ये बांग्लादेश ने ऐसा क्यों बोला था? बांग्लादेश ने यहाँ पर इसलिए बोला क्योंकि आज के समय में इंडिया के अंदर में जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है दुनिया भर में, उसकी 10% पॉपुलेशन भारत में ही रहती है। तो भारत को भी यहाँ पर इसका ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बार बार वीटो पावर का इस्तेमाल करते करते इंडिया को बाहर कर देता है, हर बार ये देखने को मिला है। लेकिन साल 2019 में इंडिया जो है पाकिस्तान के मुंह पे मारता है एक तमाचा। कैसा तमाचा? तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, अपना अपीयरेंस, यानी कि ओआईसी समिट के अंदर इंडिया अपीयर होता है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर। तो एज अ गेस्ट हम लोग यहाँ पर जाते हैं, आप देखोगे उस टाइम का पिक्चर है, जो उस समय पर हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज जी, इन्होंने यहाँ पर उस समय पूरे के पूरे मीटिंग का उद्घाटन किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जो ओआईसी है वो कहीं ना कहीं एंटी इंडिया काम करता है, हम लोग ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था कि जो बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में जा चुका है कुछ मदद मांगने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये बेसिकली आर्टिकल था। तो रिसेंटली यहाँ पे क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि दुनिया भर की कंट्रीज़ को उधार देकर उनको क्राइसिस से बचाने का काम करता है। तो हाल ही में क्या होता है, पिछले महीने बांग्लादेश आईएमएफ के पास में जाता है कुछ मदद मांगने के लिए, और यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी बोल दिया कि ठीक है हम बांग्लादेश की मदद करेंगे, आने वाले समय में लगभग $4.5 बिलियन का जो सपोर्ट है वो बांग्लादेश को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ पैसा देने के बारे में चर्चा की गई है। तो आप कहोगे ऐसा क्यों, बांग्लादेश को पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, ऐसा क्यों? एक देश, ऐसा देश है ये जो साल 2020 में जब दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं वो बुरी तरह से अफेक्ट हो रही थी, तब बांग्लादेश ग्रो कर रहा था। तो बांग्लादेश ने पिछले 20 सालों में एक बहुत बड़ी ग्रोथ को अचीव किया है, उसके बावजूद इस बार यहाँ पर इनका इतना बुरा हाल हो गया। उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। रीज़न यहाँ पर ये हुआ कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है ना, पिछले कुछ समय में लगातार ग्रोथ तो कर रही थी, लेकिन साल 2022 में रशिया चाइना का जो वॉर हुआ, इसके चक्कर में हालात ख़राब हो गए, क्योंकि बांग्लादेश कई सारा सामान एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन अब यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतनी हलचल हो गई, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई, जिसके चक्कर में यहाँ पर जो ग्रोथ है बांग्लादेश की वो काफ़ी ज़्यादा घट गई। यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट डायरेक्टली बांग्लादेश के ऊपर पड़ा है। कैसे पड़ा है? देखो, पहली बात तो बांग्लादेश कई सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करता है, जैसे कच्चा तेल मंगाना हुआ, ये सारा काम बांग्लादेश करता है। अब कच्चा तेल मंगाना है तो कच्चा तेल आपको पता है रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से बहुत महंगा हो गया था, जिसके चक्कर में बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लेशन रेट एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, बहुत ज़्यादा इनको तेल की रिक्वायरमेंट भी है, तो काफ़ी सारा पैसा इनका इसी में चले जा रहा था। तो ढेर सारा पैसा यहाँ पर, ढेर सारे पैसों का बेसिकली इन्होंने क्या किया, कच्चा तेल परचेज़ किया, और जो ये सामान एक्सपोर्ट कर रहे थे वो प्रॉपरली एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, उस एक्सपोर्ट के अंदर गिरावट आ गई। तो इस वजह से इस कंट्री ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करी है। इवन इनकी जो करेंसी है टाका, वो लगातार कमज़ोर होती हुई चली गई।
इसका इम्पैक्ट भारत के ऊपर भी पड़ेगा। तो भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, देखो यहाँ पर क्या है ना कि ये हालत बांग्लादेश की हुई है और ऐसी हालत श्रीलंका की भी है और ऐसी हालत नेपाल की भी हो रही है। तो इन कंट्रीज़ को, ये कंट्रीज़ बेसिकली भारत की पड़ोसी देश हैं, भारत के साथ में बॉर्डर्स को शेयर कर रहे हैं, तो इनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। नहीं तो फिर चाइना जैसे देश आएंगे, इनको उधार प्रोवाइड करवा कर इनको अपने जाल में, अपनी डेट डिप्लोमेसी के अंदर फंसा लेंगे। तो इंडिया के ऊपर थोड़ा सा बर्डन है कि हम इन कंट्रीज़ को मेंटेन करके चल सकें। ठीक है, ये आर्टिकल रिसेंटली न्यूज़ में था। फिर एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, वो ये है कि राज्यसभा ने एक बिल पास किया है टू एक्सटेंड एसटी स्टेटस टू गौंड कम्युनिटी इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कौन कौन से, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर और चंदौली। इन 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में जो गौंड कम्युनिटी रहती है, उस गौंड कम्युनिटी को, जो बेसिकली उस गौंड कम्युनिटी तक एसटी स्टेटस को बढ़ाने के बारे में एक बिल जो है वो राज्यसभा के अंदर पास किया गया है। ठीक है ना, उन गौंड कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आओ समझते हैं क्या हुआ है। तो राज्यसभा ने हाल ही में एक बिल पास कर दिया। बिल का नाम क्या है? बिल का नाम है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022, जिसकी मांग यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे जो गौंड कम्युनिटी रहती है, इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाए, क्योंकि इनके पास में शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस नहीं है। तो एसटी स्टेटस देने के बारे में चर्चा की गई। तो आपको पढ़ना क्या है इस आर्टिकल में से, खाली और खाली आपको जो पढ़ना है कि कैसे यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने के पीछे का प्रोसेस क्या है, बस खाली इतना आपको ध्यान में रखना है। तो प्रोसेस को अगर हम समझें तो हमारे भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 342 के अंदर ये बातें लिखी गई हैं। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वही यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देते हैं, लेकिन आपको समझना होगा डायरेक्टली नहीं है, इस प्रोसेस के पीछे पूरी कहानी है। इसकी शुरुआत होती है राज्य से। जो भी हमारी स्टेट है, जो भी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ की जो सरकार है, अगर यहाँ पर ये चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, तो उसके लिए यहाँ पर ये क्या करेंगे, इनकी मांग यहाँ पर होती है इस चीज़ को लेकर, और ये जो प्रपोजल है वो तैयार करके ये भेज देते हैं हमारी ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास में। फिर ट्राइबल मिनिस्ट्री उस प्रपोजल को भेज देती है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास में। फिर वहां पर अच्छे से इसकी देखभाली करने के बाद में, इसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बारे में, जब आरजीआई इसको अप्रूव कर देता है, यानी कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जब इस प्रपोजल को अप्रूव कर देता है, तो इस प्रपोजल को भेजा जाता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास में। तो एनसीएसटी के पास में ये पहुंचा। फिर जो प्रपोजल है वहां से पास होकर वापस से वहां की केंद्र सरकार के पास, वापस से जाकर केंद्र सरकार के पास में चले जाता है। और फिर उसके बाद में आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो इसको इंट्रोड्यूस करती है कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल के लिए। तो वो जो कैबिनेट में फाइनल अप्रूवल के बाद में जो फाइनल डिसीजन होता है ना, वो बेसिकली यहाँ पर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो प्रेसिडेंट के हाथ में जो ये डिसीजन है वो होता है। फिर इसके बेसिस पर जो प्रेसिडेंट हैं वो आर्टिकल 341 और 342 के तहत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को यहाँ पर, मतलब ये जो स्टेटस है, ये किसी भी कम्युनिटी को दे सकते हैं या फिर उससे ले भी सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ध्यान रखना, ये प्रोसेस ही आपसे यहाँ पर पूछा जाने वाला है। तो मैंने आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस बता दिया। बाकी शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो कितनी शेड्यूल ट्राइब्स आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगी, तो जो जनगणना है 2011 की, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं ये लगभग 6% के आसपास देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जितनी भी 10 करोड़ की पॉपुलेशन, उसमें 6% के आसपास आपको शेड्यूल ट्राइब्स देखने को मिल जाती है जब हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे कई सारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा ग्रुप आ जाता है उसमें गौंड कम्युनिटी भी है। इसको हम लोग गोंडी, गौंड, कोयतुर के नाम से भी जानते हैं। तो अपने आप एक बहुत बड़ा ट्राइबल ग्रुप है गौंड कम्युनिटी का। और ये कहाँ पे फैला हुआ है? कई सारे राज्यों में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों में ये फैला हुआ है। 2011 का जो भारत का सेंसस था ना, इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिला कि 2.98 मिलियन के आसपास जो गोंडी स्पीकर्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। तो कई सारे ऐसे यहाँ पर आपको अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा गौंड कम्युनिटी को लेकर। तो बेसिकली यहाँ पर ये तो चीज़ें हो गई गौंड कम्युनिटी को लेकर, ध्यान में रखना। बाकी क्या प्रोसेस है ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे आते हैं उसके बाद। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस किया गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में। देखो क्या हुआ, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये एक ऐसी बॉडी है जो कि आपको, हमें, हमारे जो हक हैं उसको बचाने का काम करती है, यानी कि कंज्यूमर के जो हक हैं उसकी सुरक्षा करने का काम करती है। तो रिसेंटली यहाँ पर इस बॉडी ने क्या किया, फ्लिपकार्ट से यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन मांगा। क्या एक्सप्लेनेशन मांगा कि फ्लिपकार्ट ने एसिड कैसे बेचा। देखो मामला ये था कि हाल ही में दिल्ली के अंदर में एक एसिड अटैक देखने को मिला, एक लड़की के ऊपर एसिड फेंक दिया गया। ठीक है ना। तो उस एसिड अटैक की वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल न्यूज़ में था। और वो उस लड़के को जब पकड़ा गया तो उसने ये बताया मैंने फ्लिपकार्ट से ये एसिड परचेज़ किया था और वहाँ से परचेज़ करने के बाद मैंने उसको जो है यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस चक्कर में जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने इस मैटर को उठाया और ये बोला कि, उसने इस मैटर को उठाते हुए किससे बोला,
फ्लिपकार्ट से बोला कि आप ऐसा कैसे बेच सकते हो, मतलब आप एसिड बेच सकते हो और एसिड बेचना इतना आसान है नहीं, एसिड बेचना इतना अलाउ है नहीं, तो यहाँ पर ऑनलाइन में ऐसे कैसे आपने एसिड बेचा है, इसको लेकर आपको जवाब देना होगा। तो ये मैटर जो है अभी चल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे आर्टिकल न्यूज़ में था। तो पहले तो आपको समझना होगा इंडिया में जो एसिड अटैक है उसकी क्या सिचुएशन है। तो हमारे पास में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है ना, इसका एक डेटा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करें तो 14 केसेस निकल कर आए हैं एसिड अटैक्स के। यहाँ पे आप देखोगे साल 2021 में तो केवल 14 केसेस हर महीने, 14 केसेस एसिड अटैक के हर महीने साल 2021 में देखने को मिले हैं। हालांकि पहले के कंपैरिजन में एसिड अटैक्स थोड़े से कम हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो है अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, अब हम समझते हैं कि आखिरकार जो ये एसिड अटैक है इसको कैसे इंडिया में कंट्रोल किया जा रहा है। पहली चीज तो ओवर द काउंटर सेल इज बैंड इन इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर रखा है, इस एसिड को बेचना बैन कर रखा है। 2013 में ही बैन कर दिया था, मतलब आप ऐसे मतलब दुकान पे ये एसिड मिल नहीं सकता है। ठीक है ना, इनफैक्ट यहाँ पे बोला गया कि चलो अगर किसी को अर्जेंट चाहिए तो वो दे भी सकते हैं, लेकिन करना क्या होगा, उस सेलर को, उस सॉइलर को अपना यहाँ पर बेसिकली एक लॉग इन रजिस्टर जो है ना वो यहाँ पर रिकॉर्ड करके, जो बेसिकली एज अ रिकॉर्ड जो है वो सारी चीज़ें लिख कर रखनी होंगी। उसमें सारी डिटेल होनी चाहिए कि किस व्यक्ति को एसिड बेचा है और एसिड क्यों बेचा है, कितनी क्वांटिटी में बेचा है, वो सारी की सारी डिटेल जो है वो उसमें होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब एसिड बेचना इतना आसान नहीं है, ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो। तो 2013 में बेसिकली ये सारी बात सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बोल दी थी, क्योंकि लक्ष्मी अग्रवाल का केस निकल कर आया था। आपको पता होगा, ये पिक्चर मैंने रिसेंटली आपके साथ में डिस्कस भी किया था। यहाँ पर इनके ऊपर ये एसिड अटैक कर दिया गया था, इनके ऊपर एक पिक्चर भी बनी हुई है। ठीक है, तो पहला तो यहाँ पर स्टेप ये देखने को मिल जाएगा, इस प्रकार से हम एसिड को कंट्रोल कर रहे हैं आज के समय पर इंडिया में। दूसरा जो स्टेप आपको देखने को मिलेगा वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स, यानी कि अगर किसी शॉप को एसिड बेचना है तो पहले उसको यहाँ पे पॉइजन अटैक 1919 के अंदर में अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। फिर उसके बाद में रूल्स ये है कि जो भी बायर होगा ना, और यहाँ पर जो पर्सन है जो भी यहाँ पर परचेज कर रहा होगा एसिड को, उसको अपनी आईडी कार्ड देनी है। आईडी कार्ड देकर ही यहाँ पर वो एसिड को परचेज कर पाएगा और रीज़न बताना होगा कि आखिरकार मैं इस एसिड को क्यों परचेज कर रहा हूँ। और साथ ही साथ में बोला गया कि ये जो एसिड है ये 18 साल से ऊपर वाले व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है इस कानून का तो उसको 50,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो दूसरे तरीके से हम इस प्रकार से एसिड को रोक रहे हैं। तीसरा, यहाँ पर कुछ अपने आप में लीगल प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। इवन जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड में कई सारे सेक्शन है, सेक्शन 320, सेक्शन 322, 325, 326 और 307, जिसके तहत यहाँ पर ऑफिशियली आप कह सकते हो उस क्राइम को, एसिड अटैक को रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब आप देखोगे साथ ही साथ में एक और प्रोविजन है यहाँ पर, वो है कि जिसके ऊपर भी एसिड अटैक हुआ है, जो भी विक्टिम है, जो भी पीड़ित है एसिड अटैक की, उसको यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसको हम फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ उसको 3 लाख रुपए का मिनिमम कंपनसेशन, यानी कि एक मिनिमम कंपनसेशन मुआवजा भी दिया जाएगा। बाकी बोला गया कि जो भी व्यक्ति एसिड अटैक करेगा उसको जो पकड़ा जाएगा उससे ढेर सारा फाइन चार्ज किया जाएगा, और जो फाइन है वो भी यहाँ पर विक्टिम को दे दिया जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। न्यूज़ क्या है मैंने आपको बता दिया। रिसेंटली दिल्ली के अंदर में 17 साल की लड़की के ऊपर ये एसिड अटैक किया गया था, इस वजह से यहाँ पर ये मामला न्यूज़ में था। उस लड़के ने उस एसिड को परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से, इस वजह से जो CCPA है, दैट इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है, ये बेसिकली क्या कर रही है, ये फ्लिपकार्ट से पूछताछ कर रही है आपने एसिड ऐसे बेचा कैसे। तो ये जो बॉडी है इसका काम है कि जो भी कंज्यूमर्स हैं, जो भी सामान को परचेज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनके राइट्स की प्रोटेक्शन करना। ठीक है, फिर अगले आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था अप्रैल से लेकर अक्टूबर के महीने में, अप्रैल से अक्टूबर तक जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगातार यहाँ पर कम होता हुआ नजर आया है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इंडिया का एक्सपोर्ट स्लो हुआ, उसके पीछे के कई सारे रीज़न है। तो अक्टूबर 2022 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 16.7% से घटता हुआ नजर आया है। रीज़न क्या है, दुनिया भर में जो डिमांड है वही कम हो गई थी। अब बस देखो एक बात सिंपल सी है, दुनिया भर में अगर किसी चीज़ की डिमांड है ही नहीं तो आप कैसे बेचोगे। तो दुनिया भर में उस चीज़ की डिमांड थी नहीं, तो इस वजह से यहाँ पर उसका सेल भी नहीं हो पाया। तो हमारे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में पहुँचे नहीं, जिस वजह से एक्सपोर्ट हमारा कम हो गया। दूसरा कारण था इन्फ्लेशन। दुनिया भर में महंगाई बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, जो फूड के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इस बार आपने देखा रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, तो रिटेल इन्फ्लेशन भी लगातार इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, 7% से ऊपर चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसके चक्कर में भी जो हमारा एक्सपोर्ट है वो लगातार कम होता हुआ चला गया। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि कई सारे और भी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जैसे कि आयरन और हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, इन सब का एक्सपोर्ट भी यहाँ पर कम हो गया है। तो इन सब चीज़ों में हमने बुरी तरह से जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं फेस करी है। बाकी आप देखोगे कुछ और देश भी हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स को फेस किया है, जिसमें यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा खेला भी।
2022 के अंदर देखोगे वियतनाम ने यहाँ पर क्या किया, काफ़ी सारा एक्सपोर्ट किया। वियतनाम के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है, फिलीपींस में ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इंडिया में यहाँ पर एक्सपोर्ट के अंदर गिरावट देखने को मिली है। चाइना में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि चाइना ने लॉकडाउन वगैरह फेस करा था। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे हालात जो हैं चाइना के अंदर खराब हो गए थे, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, इनकी कोविड स्ट्रेटजी पॉलिसी आई, इन यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिली। बीच बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो कि शी जिनपिंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ। तो कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से चाइना का ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट है वो लगातार कम हो गया था। अगले आर्टिकल में हमने ड्रग मिनिस के बारे में डिस्कशन किया था। ये क्या था कि बेसिकली रिसेंटली क्या हुआ, जो ड्रग्स है ना, ये काफ़ी सारे जो ड्रग्स है वो जब्त करी जा रही थी अलग अलग जगह पर, जिस वजह से यहाँ पर न्यूज़ में था। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था आखिरकार इंडिया में ड्रग मिनिस क्या है। तो बेसिकली इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रग्स का तस्करी देखने को मिल जाती है, स्मगलिंग देखने को मिल जाती है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बताया था। रीज़न यहाँ पर यह है कि इंडिया जो है ना कहीं सैंडविच वाली कंडीशन में फंसा हुआ है। अब ये सैंडविच वाली कंडीशन में फंसने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे इंडिया के इधर देखोगे तो 4 देश देखने को मिलते हैं। यहाँ पर 4 देश देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो हो गया वियतनाम, एक हो गया लाओस, एक हो गया थाईलैंड और एक हो गया म्यांमार यानी बर्मा। इसके बाद इधर 3 देश देखने को मिलेंगे, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये भारत के पास में है। अब इससे क्या होगा, तो ये देखो जो 4 देश है ना, ये 4 देश मिलकर बनाते हैं गोल्डन ट्रायंगल, और ये 3 देश मिलकर बनाते हैं गोल्डन क्रीसेंट। का होगा ये नाम कैसे रख लिया गया, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रीसेंट बन रहा है और इस प्रकार से यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ पर इनके शेप के बेसिस पर नाम रख लिया गया। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है गोल्डन ट्रायंगल के अंदर कितने देश हैं, तो ट्रायंगल से लगेगा लोगों को 3 देश हैं। नहीं, इसमें 4 देश हैं, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। क्रीसेंट के अंदर यहाँ पर 3 देश आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तो हुआ क्या इसमें, तो हुआ ये कि ये जो देश आपको दिख रहे हैं ना, यहीं पर सबसे ज़्यादा जो अफीम है उसका प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा ड्रग्स यहीं पर बनाया जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, सबसे ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन यहीं पर होता है और इंडिया यहाँ पर बीच में आ जाता है। इस वजह से यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन है, उसके बाद इनकी जो तस्करी है, स्मगलिंग है, वो इंडिया में भी देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर एक सबसे बड़ा रीज़न देखने को मिल जाता है। इवन यहाँ पर वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग देखोगे तो इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर कई सारा जो ओपीएम है, कई सारी जो अफीम है, कई सारी जो ड्रग्स है वो जब्त करी गई है। ऐसे हमने साल 2021 में भी कई टन तक यहाँ पे जो ड्रग्स है वो जब्त किया था और ऐसी अब की बार भी देखने को मिला है। अब आप देखोगे इस ड्रग मीनेस को, यानी कि जो बढ़ता हुआ ड्रग्स का खतरा है ना, इसको रोकने के लिए कई सारे जो इनिशिएटिव वो इंडिया ने स्टार्ट करे हुए हैं। जैसे नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यहाँ पर स्टार्ट किया, सीजर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल ड्रग एब्यूज सर्वे, प्रोजेक्ट सनराइज, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हमने स्टार्ट करे हुए हैं ताकि हम ड्रग मिनेस को रोक सकें। और इसी के साथ साथ हमारे पास में ओरिजिनली एक एक्ट भी है, वो है एनडीपीएस एक्ट, नाइकोट्रॉफिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस एक्ट करके यहाँ पर एक एक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 1985 का एक्ट है। फिर बाद में इसके अंदर कई बार अमेंडमेंट कर दिए गए, 1988 में, साल 2001 में, साल 2014 में, कई बार इसके अंदर अमेंडमेंट्स करे गए। इस एक्ट का मेजर काम यह है कि इंडिया के अंदर में जो भी ड्रग्स है ना, उनका प्रोडक्शन, उनकी सेलिंग, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरिंग, सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जाए और उन सब चीज़ों को रोका जाए जिससे यहाँ पर ड्रग्स का कंजम्पशन भारत के अंदर कम से कम हो। फिर एक और कदम उठाया भारत ने, वो है नशा मुक्त भारत। यहाँ पे सरकार ने बेसिकली इसको लॉन्च किया, नशा मुक्त भारत को। यहाँ पे हमारा फोकस है कि इंडिया को हम लोग ड्रग फ्री इंडिया बनाएं। बाकी इंटरनेशनल लेवल पर भी इस प्रकार के कई सारे अग्रीमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉफिक सब्सटेंसेस, ऐसे कई सारे एक्ट्स आपको ये देखने को मिल जाते हैं। भारत ने सारे एक्ट्स को साइन कर रखा है। हमारा टारगेट बस खाली इतना ही है कि हम लोग दुनिया भर में जो भी ड्रग्स हैं, खासकर इंडिया के अंदर जो ये ड्रग्स की तस्करी है, ड्रग्स का कंजम्पशन है, उसको हम लोग रोक सकें। तो ये बेसिकली इंडिया का टारगेट है। ये मैं इतनी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, सब कुछ मैं आपको पिछले 10 दिनों के अंदर समझा चुका हूँ। उसी चीज़ों का रिवीजन चल रहा है, उन्हीं चीज़ों को मैं वापस से यहाँ पर आपको बस खाली बता रहा हूँ। अगले पर्टिकुलर आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था सूर्य किरण अभ्यास के बारे में। तो सूर्य किरण अभ्यास का 16वां एडिशन रिसेंटली यहाँ पर होता है। तो सूर्य किरण बेसिकली एक ऐसा अभ्यास है, ऐसी एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में होती है और इस बार का जो ये 16वां एडिशन है, ये नेपाल के अंदर सलझंडी में हुआ था। तो बेसिकली जो ये सूर्य किरण है, ये क्या है, एक मिलिट्री अभ्यास है। यहाँ पर इंडिया नेपाल की जो मिलिट्री है आपस में मिलकर काफ़ी सारे जो अभ्यास है उसको करते हैं। इसका मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग यानी इंडिया नेपाल के बीच में जो खासकर डिफेंस कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा मजबूत किया जा सके और खासकर आतंकवाद से लड़ने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है वो हम लोग चला सकें। ठीक है, तो इस बार का ये 16वां एडिशन था जो कि नेपाल के सलझंडी में अभी कंडक्ट किया गया। उससे पहले जो 15वां एडिशन हुआ था सूर्य किरण का, वो हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। बीच में मैंने प्रीलिम्स रैपिड फायर सीरीज भी ऐड करी हुई थी, आपको याद होगा, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस न्यूज़ में थे, जैसे फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप के रेफरेंस में यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए गए थे कि जो पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो ब्राज़ील में खेला गया था 1930 में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो टूर्नामेंट है ये सबसे पहली बार, मतलब आप कह सकते हो कि ये जो 2022 का टूर्नामेंट हुआ है ना फीफा का, ये ऐसा पहला देश है अरब जहाँ पे हुआ है, कतर के अंदर हुआ है ना, तो पहली बार अरब वर्ल्ड में हुआ है ये। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, आप उसको समझते हैं। पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि अब की बार के, मतलब जो ये फीफा वर्ल्ड कप है, ठीक है ना, ये जो अब की बार का फीफा वर्ल्ड कप है ये पहली बार अरब वर्ल्ड में हुआ है, यानी कि कतर में हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कि एशिया में हुआ था, लेकिन यहाँ पे पहली बार ये अरब वर्ल्ड में हुआ है, ठीक है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो पहला फीफा वर्ल्ड कप है ना, ये उरुग्वे में खेला गया था 1930 में, ना कि ब्राज़ील में। इस वजह से यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था गोवा लिबरेशन डे के बारे में। तो गोवा लिबरेशन डे कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये न्यूज़ में था। गोवा कहाँ पर है? यहाँ पर इस प्रकार से इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये गोवा देखने को मिलेगा महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में। ये रहा महाराष्ट्र, ये रहा कर्नाटका, इनके बीच में बॉर्डर विवाद भी चल रहा है, बेलागावी डिस्प्यूट, आपको पता होगा। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा का पूरा गोवा नजर आएगा। गोवा की कैपिटल यहाँ पे पणजी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडिया और, एक सेकेंड रुक जाओ। तो अगला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में। तो रिसेंटली आपको पता होगा इंडियन प्राइम मिनिस्टर साथ ही साथ में रशिया के प्रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में रिसेंटली बातचीत हुई थी। और उस कन्वर्सेशन के दौरान, मतलब फ़ोन पर बातचीत हुई थी, उस बातचीत के दौरान हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रशियन प्रेसिडेंट से बोला था कि रशिया यूक्रेन का जो ये वॉर है इसको यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बैठकर बातचीत कर। तो बैठकर बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको लेकर यहाँ पर ये बातचीत हुई थी। तो जिसके बेसिस पर हमने इंडिया रशिया के बीच में जो रिलेशंस हैं वो डिस्कस करे थे। तो आप डिस्कस करते हैं इंडिया रशिया के रिलेशंस के बारे में, कहाँ पर स्टैंड करते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स देखोगे पहले। तो यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा महान भारत हुआ, ऊपर आपको यहाँ पे रशिया देखने को मिलेगा, रशिया की कैपिटल यहाँ पे मॉस्को देखने को मिल जाती है। तो दोनों ही कंट्रीज़ के रिलेशंस बहुत ज़्यादा गहरे हुए हैं पिछले कुछ टाइम पीरियड के अंदर में। आप देखोगे अक्टूबर 2000 के अंदर ही इंडिया रशिया के जो रिलेशंस है वो यहाँ पर एक नए दौर में आ गए थे। फिर साल 2010 में दोनों के बीच में जो पार्टनरशिप है वो काफ़ी मजबूत हो गई थी। साल 2019 में रशिया ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अवार्ड दिया था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल नाम का अवार्ड है वो, ठीक है। लगातार आप देखोगे एनुअल बेसिस पर समिट यानी कि मीटिंग्स हो रही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साथ ही साथ में रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। दोनों देशों के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है, जो व्यापार है, वो एक अल्टीमेट लेवल पर जा चुका है। साल 2022 के अंदर इंडिया रशिया के बीच में एक रिकॉर्ड तोड़ व्यापार हुआ है। इंडिया का जो बायलैटरल ट्रेड है रशिया के साथ में, ये पिछले 5 सालों के अंदर बहुत तेजी से ग्रो हुआ है। आप देखोगे, सॉरी पिछले 5 सालों में कह रहा हूँ, पिछले 5 महीनों में, अप्रैल से लेकर अगस्त के महीने में इंडिया रशिया के बीच में जो व्यापार है वो ऑल टाइम हाई है। लगभग 18,229.03 मिलियन डॉलर्स का व्यापार हुआ था। इतने का व्यापार आज से पहले कभी नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देखोगे मतलब एक इतना बड़ा चेंज आया है पिछले 3-4 महीनों के अंदर, जब से रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ है, कि जिससे इंडिया और रशिया के जो व्यापार को लेकर रिलेशन है वो मजबूत हो गए। इसमें भले ही भारत घाटे में है क्योंकि यहाँ पर इंडिया ने इस पूरे व्यापार के मामले में ज़्यादातर इंपोर्ट किया है, एक्सपोर्ट बहुत कम किया है। मतलब आप इमेजिन करो 18,229 मिलियन डॉलर का जो ये व्यापार हुआ, इसमें से हमने केवल और केवल 992.73 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया है। बाकी सब हमने जितना रुपए का व्यापार हुआ इसका इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट में हमने क्या किया, 2 मेजर चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करी गई हैं। एक तो है यहाँ पर क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल, और दूसरा यहाँ पर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र। तो ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करी गई। बाकी आप रशिया को जब देखते हो ना, तो रशिया बेसिकली यहाँ पर पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाया करता था, यानी सोवियत यूनियन हुआ करता था। बाकी 1991 में सोवियत यूनियन टूट जाता है। टूटने के बाद में से टोटल 15 देश निकलते हैं, और जिसमें से रशिया एक सबसे बड़ा टेरिटरी वाली जो कंट्री है वो निकल कर आता है, ठीक है। ये बात यहाँ पे आपको समझ में आ गई। बाकी मैंने आपको व्यापार के मामले में बता दिया है। एक समय था, यानी पिछले साल बात करें तो इंडिया का जो बेसिकली रशिया व्यापार को लेकर जो हिस्सा था वो 25वें नंबर पर आया करता था। यानी रशिया हमारा ट्रेड पार्टनर में 25वें नंबर पर आया करता था पिछले साल, लेकिन इस बार साल 2022 में इतना व्यापार किया कि ये यहाँ पर 25वें नंबर से ऊपर उठकर 7वें नंबर पर आ चुका है।
तो बेसिकली इंडिया का 7th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है रशिया। इससे पहले 6 और कौन कौन से पार्टनर है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं हम अमेरिका के साथ में, देन चाइना, देन यूएई, देन सऊदी अरेबिया, देन इराक, देन इंडोनेशिया, देन उसके बाद में आ जाता है रशिया। ठीक है, रीज़न मैंने आपको बता दिया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से रशिया के ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस लगाए गए, जिसके बेसिस पर जब सैंक्शंस ढेर सारे लगे ना रशिया के ऊपर, तो रशिया ने बहुत सस्ते दाम में तेल भी बेचा और हमने वो सस्ते दाम में तेल ढेर सारा परचेज़ किया। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे परचेज़ करे, जिसके बेसिस पर जो रिलेशंस हैं वो और ज़्यादा हमारे मजबूत होते हुए चले गए। दोनों कंट्रीज़ आज के समय में कई सारे इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का हिस्सा हैं, जैसे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स हो गया, G20 हो गया, इन सभी ग्रुप्स का यहाँ पर दोनों ही देश देखने को मिल जाते हैं। बाकी डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे मतलब देखो आज के समय पर जो हमारी इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये ज़्यादातर जितने भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़्यादातर रशियन ओरिजिन है। इवन आप देखोगे साथ में मिलकर अभी दोनों देश ब्रह्मोस मिसाइल को डेवलप कर चुके हैं, उसके बाद में AK राइफल्स को बना रहे हैं अमेठी के अंदर में, देन उसके बाद में कुछ और जेट को लेकर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। S-400 की जो डील है वो भी हमने रशिया के साथ में करी थी। S-400 इस प्रकार का ये एक सिस्टम है जो कि हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को उड़ाने में हमारी मदद करेगा। तो हम लोग यहाँ पर अपने बॉर्डर्स पर इस S-400 को तैनात कर देंगे। इससे होगा क्या कि जो पाकिस्तान की साइड से कोई रॉकेट आएगा तो उसको हवा में ख़त्म कर दिया जाएगा, चाइना की साइड से आएगा तो उसको हवा में ख़त्म कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर S-400 सिस्टम को लेकर डील भी यहाँ पर रशिया के साथ में हम लोगों ने कर रखी है। उसके अलावा कई सारे सामान और भी हम लोग साथ मिलकर बना रहे हैं। AK-203 राइफल्स को बनाया जा रहा है, सबमरीन्स को बनाया जा रहा है, हेलीकॉप्टर्स को बनाया जा रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें और भी डेवलप की जा रही हैं। तो दोनों के डिफेंस रिलेशंस भी बहुत ज़्यादा मजबूत देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक पावर प्लांट है जिसका नाम है कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बेसिकली आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। तो उस पावर प्लांट के अंदर जो तेल की सप्लाई है वो भी यहाँ पर रशिया कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर देखो ये जो पूरा पावर प्लांट है ना, इसमें जो सपोर्ट है ये रशिया का बहुत बड़ा सपोर्ट है। रशिया यहाँ पर इस पूरे पावर प्लांट को डेवलप कर रहा है और अभी रिसेंटली न्यूज़ ये निकल कर आती है कि इस पावर प्लांट को बनाने के लिए मतलब इस पावर प्लांट को चलाने के लिए जो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया जाता है ना, तो रशिया ने एक ऑफर दिया है कि हम उस तेल को परचेज कर सकते हैं। तो रशिया वो तेल भी दे रहा है, वो हाई क्वालिटी का तेल है। अभी जो हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं इससे यहाँ पर ये पावर प्लांट चल पाता है कुछ महीने, लगभग 15, 20, 18 महीने, लेकिन उससे यहाँ पर 2-2.5 साल तक वो पावर प्लांट चलता रहेगा, हमें उसे रोकने की ज़रूरत नहीं है। तो हाई क्वालिटी का फ्यूल यहाँ पर रशिया हम लोग को प्रोवाइड करवा रहा है। इस पावर प्लांट को यहाँ पर रशिया ने ही डेवलप किया है। बाकी आप ज़्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को देखोगे तो कई सारे देश हैं जिनके पास में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। भारत के पास में आपको 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से अलग अलग जगह पर टोटल 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं और यहाँ पर USA टॉप पर है और इंडिया का यहाँ पर नंबर आप कह सकते हो साउथ कोरिया के बाद में आता है। ठीक है, तो इंडिया के पास में टोटल अभी के समय पर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इंडिया रशिया के रिलेशंस मैंने आपको डिटेल से समझा दिए हैं। तो बस यहाँ पर आज के एनालिसिस में इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर अब लास्ट 2-3 दिन को छोड़ें तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रिविजन हो चुका है। लगभग आप कह सकते हो दिसंबर में जो हमने स्टार्टिंग में लगभग हम लगा सकते हैं कि 10 दिसंबर के बाद से 18-19 दिसंबर तक का जो आपका रिवीजन है वो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का रिवीजन है वो करवा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर 1-2 दिन के आर्टिकल्स और है, उनका रिवीजन नहीं हो पाया है। उनका रिवीजन भी आगे के जो वीडियोस होंगे यानी कि संडे में जो आपके रिवीजन के वीडियोस आया करेंगे उसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। बाकी आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं जो कि दिसंबर के महीने के हैं वो अभी कवर कर लिए हैं। 2-3 दिन के आर्टिकल्स और बचे हुए हैं तो उनको भी हम अगले वाले संडे में कवर कर लेंगे 15-20 मिनट के अंदर। वो भी यहाँ पर काम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो दिसंबर का रिवीजन आ जाएगा। बाकी अब सप्ताह में आपके रेगुलर बेसिस पर सप्ताह के रिवीजन अपलोड होते रहेंगे। इससे आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और आपका साल मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत अच्छा जाए। मेहनत करते रहो लाइफ में और ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो जिस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में उस प्रकार से यहाँ पर उस प्रकार के चेंजेस को अडॉप्ट करो, साथ ही साथ में आगे बढ़ते रहो और साथ ही साथ में माता पिता को हमेशा सपोर्ट करते रहो, उनके साथ रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। साथ ही साथ में उनकी जो हर बात है यार वो मानो, ऐसा नहीं है कि आप लड़ने लगो, ये चीज़ नहीं मान रहे वो चीज़ नहीं मान रहे, उनकी बात जो है वो हर चीज़ को मानो, सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ते रहो, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, आप आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। बाकी हम लोग करते हैं अपने इस लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। रोज़ाना मॉर्निंग में 5 बजे रेडी रहना। रोज़ाना मॉर्निंग में 5 बजे आपको ये इंडियन एक्सप्रेस का वीडियो मिल जाया करेगा। आज संडे था तो इस वजह से हमने आज रिवीजन कर लिया है, वरना रोज़ाना आपको ये नए नए आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।